नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 7वां पार्ट आप देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न टॉपिक के जो भी पूर्व में आए प्रश्न हैं और आगे आने की संभावना है, इन दोनों तथ्यों का आपस में कोरिलेशन करके हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, दिया है कि 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ठीक है, पहला दिया है बुद्धिजीवी, दूसरा दिया है नगरीय उच्च जातियां, तीसरा दिया है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है उदार रजवाड़े। ध्यान रखिएगा, जब 19वीं शताब्दी में धर्म और सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे तो बुद्धिजीवी वर्ग इसमें एक्टिव था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नगरीय उच्च जातियां थी ये भी एक्टिव थी। ठीक है, और इसमें निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसमें एक्टिव नहीं था। ठीक है, वो इतना आकर्षित नहीं था। और चौथा जो उदार रजवाड़े थे वो भी इसमें एक्टिव थे। यानी इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक है, देखते हैं ये किस विकल्प में है। ये विकल्प डी में है। ठीक है, ये विकल्प डी सही हो जाएगा पहले का आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। दिया है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो 19वीं सदी में जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए उसी के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। और कारण में दे रहा है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ये भी बात सही है और ये पहले वाले कथन को डिफाइन भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा कि दोनों कथन भी सही है और पहले वाले कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। यानी सबसे पहले किसे पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, तो वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था जिसे सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता प्रभावित की। यानी सबसे पहले ये प्रभावित हुए थे। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प क्या होगा, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, दिया है कि निम्नलिखित महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। यानी किसे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यानी विकल्प बी सही होगा यहाँ। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को कई और उपाधियां दी गई थी इस तरह नामों की, उनका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम करने वाले राजा राम मोहन राय हैं और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को युगदूत के भी नाम से भी पुकारा जाता है। और आगे जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे तो पत्रकारिता के भी अग्रदूत कहे जाते हैं कौन, राजा राम मोहन राय। यानी इन तमाम उपाधियों से राजा राम मोहन राय को अलंकृत किया गया। ठीक है, यानी कि ये कोई भी इनमें से ऑप्शन पूछे कि ये उपाधि किसकी है तो राजा राम मोहन राय आपका आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधे आपका ऑप्शन होगा क्या, राजा राम मोहन राय। जो विकल्प में नहीं है इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन होगा। हमने जिक्र पहले कर दिया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन होगा। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन होगा। भारत में राष्ट्रवाद के पैगंबर राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन होगा। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। अब एक बात याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी और आत्मीय सभा की भी। यहां दे रहा है कि प्रथम संस्था कौन थी, तो इसका मतलब यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा। क्यों, क्योंकि आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वो 1815 में हुई थी और ब्रह्म समाज की कब हुई थी, 1828 में। ठीक है, इसलिए यहां राजा राम मोहन राय की प्रथम संस्था आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। और एक बात और याद रखिएगा कि जो राजा राम मोहन राय थे ये एकीश्वरवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। यानी ये दो नहीं एक ही ब्रह्म की पूजा में थे। यानी आप इनको हिंदुओं का अद्वैतवादी मान सकते हैं। अद्वैत शब्द का अर्थ होता है, इसका जब आप तोड़ेंगे अ शब्द रहता है नकारात्मक के लिए और द्वैत का मतलब दो, यानी दो नहीं तो क्या, एक ही ब्रह्म को वो मानते थे। ठीक है, इसीलिए उनको एकेश्वरवादी मत का माना जाता है। ठीक है, यानी यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, पहली संस्था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो आपने देख लिया आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, ए ऑप्शन होगा। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 को की थी। ये भी कई बार पूछता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो आप बताएंगे कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, जरा ब्रह्म समाज को और डिटेल में समझ लीजिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है।
और कई बार फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कथन में करके दे देता है। तो जरा हम इसको डिटेल में समझ लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। राजा राम मोहन राय को हमने अभी बताया कि ये एकेश्वरवादी मत के थे, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, ठीक है। और एकेश्वरवादी का मतलब क्या हो गया, एक ब्रह्म की पूजा करना। और ये सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करते थे, ये कहते थे इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनके सिद्धांत जो थे उसमें तीन प्रमुख बातें थी। एक तो मानव विवेक की बात करते थे, वेद और उपनिषद की बात होती थी, ठीक है। यानी यहां पर ऑप्शन क्या होगा, यहां कोई भी ऑप्शन 1828 का नहीं है, इसका मतलब यह प्रश्न विवादित है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, यानी डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, पूरा डेट याद रखिएगा 20 अगस्त 1828, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। अब यहां पर एक घटना का जिक्र और करना चाहेंगे। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, और उस समय के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में क्यों भेजा था, क्योंकि इनकी पेंशन बढ़वाने का कुछ मैटर था। तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहां पर विलियम चतुर्थ के दरबार में पहुंचे और वहां पर अकबर द्वितीय की पेंशन संबंधी बातों को रखा। इसी दौरान इंग्लैंड में ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, और राजा राम मोहन राय की समाधि भी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही बनाई गई, ठीक है। ये थी पूरी और अतिरिक्त घटना, ठीक है, जो अन्य प्रश्नों को भी करने में आपको मदद करेगी। और यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय की उपाधि राजा की किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है, तो अभी हमने आपको बता दिया ब्रिस्टल इंग्लैंड में, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कह रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है। चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना। तो याद रखिएगा कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी, न कि केशव चंद्र सेन द्वारा। यानी कि पहला गलत है, इनसे संबंधित नहीं है। यानी कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना किसने की थी, तो वो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1823 में की गई थी। दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तो जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना 1868 में की गई थी, और ये केशव चंद्र सेन के ही द्वारा की गई थी। यानी यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये 1870 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर विकल्प, यहाँ पे हमारा 2 और 3 सही है, ठीक है। और ये विकल्प किसमें है, 2 या 3, ये विकल्प बी में है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी होगा। हमने तीनों का करेक्ट आंसर, पहले का आंसर भी करेक्ट आपको बता दिया है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो केशव चंद्र सेन है, ठीक है। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1866 में ब्रह्म समाज से अलग होने के बाद की थी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी होगा, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। अगला दिया है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अब इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा विवाद है और इसके बैकग्राउंड को भी समझने की जरूरत है। याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना आपने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद ब्रह्म समाज में 2 लोग की एंट्री होती है, एक देवेंद्रनाथ टैगोर और एक केशव चंद्र सेन। कुछ दिनों बाद इन दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है, और जो कुछ किताबें जो हैं, जो राइटर हैं, जो अच्छे राइटर जिनको माना जाता है, उन्होंने अपनी किताब में, जैसे हम जिक्र कर दे रहे हैं, जैसे ग्रोवर साहब की किताब, ठीक है, आधुनिक भारत में, या आर.एल. शुक्ल साहब की किताब जो आधुनिक भारत के इतिहास की है, उसमें कहा गया कि जो आदि ब्रह्म समाज की है वो केशव चंद्र सेन की है, ठीक है। और जैसे घटना चक्र इसका आंसर करता है, वो रेफरेंस देता है कि जैसे आप गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 को देखिए, तो उसमें कहा गया है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की गई है, ठीक है। लेकिन चूंकि अच्छे राइटर की किताबों में इसका जिक्र है, जैसे हमने अभी बी.एल. ग्रोवर साहब का जिक्र किया, इस आधार पर जब आयोग इस प्रश्न को पूछता है तो वो भी इसका आंसर केशव चंद्र सेन मानता है, ठीक है। इस बात को लेकर मतभेद था, तो मेरी व्यक्तिगत यही सलाह है कि जो आयोग आंसर मानता है वही आपको टिक करना चाहिए। यानी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपको केशव चंद्र सेन टिक करना चाहिए, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना वो केशव चंद्र सेन, और आगे चल के एक साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा की गई थी, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आदि ब्रह्म समाज को लेके एक मतभेद है, और इनका मानना यह है कि जो नवीन ब्रह्म समाज बना था वो केशव चंद्र सेन का था, ये घटना चक्र कहते हैं। और जबकि आयोग कहते हैं कि आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का था। यानी आप आयोग के नजरिए से आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन मारिएगा, फिर भी आप अपने स्तर से इस बात को और कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। घटना चक्र इसका आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर को मानता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने ए ऑप्शन दिया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है,
अभी हमने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है, यानी एक देववाद पर आधारित है, एक ईश्वर पर आधारित है, यानी एक ब्रह्म को मानने की बात करता है, यानी यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये किसको शुरू किया गया था? तो ये समाचार चंद्रिका को शुरू किया गया था। ठीक है, अब जरा इसको समझ लीजिए कि क्या ये कह रहा है। ऐसा था कि राजा राम मोहन राय की धार्मिक और सामाजिक जो विचारधारा थी उससे एक व्यक्ति को विरोध था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम भगवती चरण बंदोपाध्याय था, और इसके लिए उन्होंने 1822 में समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, और उसमें राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का उन्होंने विरोध किया, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? समाचार चंद्रिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। हम लोगों ने पहले डिस्कशन में इस बात को देख लिया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पुरोहित वर्ग की प्रभुसत्ता को अस्वीकारा था, यानी दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये बात गलत है। इन्होंने वेद को त्रुटिहीन कहीं नहीं बताया है। ठीक है, यानी ब्रह्म समाज के बारे में कथन 1 और 2 सही है, यानी विकल्प बी सही होगा इस प्रश्न का। आगे चल रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा कि जब नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म की बात होगी तो आप किसको आंसर करेंगे? तो वो स्वामी विवेकानंद को आप टिक करेंगे। ठीक है, अब जरा चर्चा हो गई है स्वामी विवेकानंद की, तो जरा और भी पहलुओं को देख लिया जाए। 1893 में शिकागो में गए कौन? स्वामी विवेकानंद। किस लिए गए थे? तो वहां पर विश्व धर्म संसद आयोजित की गई थी, उसमें भाषण देना था इनको। विश्व धर्म संसद को इंग्लिश में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया और वो काफी प्रचलित भी हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ बातें इनसे रही। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि नौ हिंदूवाद, तो नौ हिंदूवाद से स्वामी विवेकानंद को कोरिलेट करेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब लिया था? तो अभी हमने आपको बताया था 1893 में। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला कह रहा है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद जी थे। अब क्यों कहा जा रहा है कि व्यवहारिक वेदांत के थे? विवेकानंद जी का मानना यह था कि धर्म के रूप में वेदांत का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो व्यवहारिक हो, ताकि जो आम लोग हैं वो जीवन के प्रत्येक भाग में इसको अपने तरीके से इसको अप्लाई कर सके, यानी इसका उपयोग कर सके। ठीक है, और ये भी एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि व्यवहारिक वेदांत पर विवेकानंद ने सबसे पहला भाषण कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा कि जो व्यवहारिक वेदांत पर पहला भाषण है वो 1896 में लंदन में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो बातें क्लियर हो गई। एक क्या कि सबसे पहले इन्होंने शिकागो में धर्म संसद 1893 में और 1896 में लंदन में व्यवहारिक वेदांत पर अपना भाषण दिया था, यानी यहाँ प्रश्न डी, इस प्रश्न का आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक को ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग के नामक पुस्तक लिखी थी? तो सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। आपका जवाब होगा ए। ठीक है, और यहां पर एक बात और आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ने एक रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वो कब की थी? तो वो 1897 में की थी। ये भी पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वेलूर कलकत्ता में, वेलूर कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 ईयर आपको निकल के आ गए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया, 1896 में व्यवहारिक वेदांत पर पहला भाषण लंदन में, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। कब की थी? 1897 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वेलूर कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में। डी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी? तो याद रखिएगा, शारदा मणि या शारदा देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। शारदा देवी का संबंध स्वामी विवेकानंद की पत्नी से है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे दे रहा है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत से काम किया जाना है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम करने हैं। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ईश्वर के बारे में ईश्वर को ही कैसे इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ईश्वर को ईश्वर से कोरिलेट कर दीजिए कि ये दोनों लोग आपस में इग्नोरेंस कर रहे थे। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को ट्रिक से भी आप लोग याद कर लिया करिए, क्योंकि वहां कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है।
और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिस्टर निवेदिता ने। अब बात आती है कि सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है और हर तरह भ्रष्ट और अत्याचारी और हीन हो चुका है। यानी इस प्रश्न का आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब प्रश्न उठता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में की थी। एक प्रश्न और पूछता है कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी 1875 में। अब ये मेन बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों की थी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना? तो जो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, थोड़ा दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात और जान लीजिए कि दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना अभी हमने आपको बताया अप्रैल 1875 में की गई थी। कहां पे? बंबई में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बार बार अपने तथ्यों को कोरिलेट करते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगला देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? तो वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसकी तरफ जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरफ जाता है। यहां वेदों के पुनरुत्थान की बात आई तो एक बात की चर्चा यहां आवश्यक है कि यही दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने कहा था, नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, यानी अगर कभी ये पूछे कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक बात और नारा दिया था इन्होंने कि वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ये भी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी की धार्मिक सुधार के प्रयास के कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती। एक और फैक्ट आप यहाँ पे कोरिलेट कर लीजिए, अभी बहुत परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है, फिर भी इसके पूछे जाने की संभावना दिख रही है, तो जिक्र करना आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1867 में झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका भी फहराया था। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाखंड खंडनी पताका किसने फहराया था, तो आपका जवाब होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फहराया था। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा। वेदों की ओर चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी होगा। भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती, ए होगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा डी, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। पूछ रहा है कि किस समाज की? अभी आपने पढ़ा कि सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है, और दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी। तो यहाँ कोरिलेट किससे हो जाएगा? आर्य समाज से हो जाएगा। यानी 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित? आर्य समाज से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। यहां विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। अगला कथन वाला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि कथन में कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। तो बिल्कुल सही बात है। अगला कारण कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जातियों की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। जब कोई भी समाज या कोई भी आंदोलन किसी समाज के पुनरुत्थान के लिए कहता है तो निश्चित तौर पर जो पहले की कुरीतियां चल रही हैं उसको कमजोर करेगा ही। यानी कारण भी बिल्कुल सही है। यानी यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन एक चीज आप यहां पर देख रहे हैं कि ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों इंडिविजुअल स्तर पर तो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं, यानी यहां पर विकल्प बी सही होना चाहिए हमारा। ये बीओ के प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जरा इस स्टेटमेंट को एलेबरेट कर देते हैं, हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज ना समझ में आ रही हो। लिखा है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कहने का तात्पर्य यह था कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति यानी ब्रिटिशर्स भारत में कितना भी अच्छा शासन क्यों न कर ले, यदि अपना राजा होगा, स्वशासन होगा, अपना शासन होगा, तो वो कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकता। हमारा शासन भले ही कैसा भी हो, लेकिन किसी का अच्छा शासन उसकी जगह नहीं ले सकता है। यानी स्वशासन स्वशासन ही होता है, ये कहने का उनका तात्पर्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? याद रखिए, अभी हमने पिछले प्रश्न में इस बात की चर्चा की एलेबरेट करते हुए कि उन्होंने कहा था कि स्वशासन अपना शासन अपना ही शासन होता है, भले ही हमसे अच्छा शासन क्यों ना दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। यानी स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा हो सकता है? उससे कोरिलेट कर लीजिए, तो ये हो सकता है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और एक बात और यहां समझिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। याद करिए कि जब हम पॉलिटी का सेशन राजभाषा का चला रहे थे तो उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ठीक है, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। ठीक है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। ये हमने पॉलिटी में इसकी विस्तृत चर्चा की है। यदि आप लोगों ने पॉलिटी का सेशन नहीं देखा है तो पॉलिटी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 1 या 2 वीडियो और आना बाकी है, आप उसको कंप्लीट करते रहें। अगला है, यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से इनका कालानुक्रम आपको सेट करना है, ठीक है। तो कालानुक्रम क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि सबसे पहले कौन आए थे, तो तुलसीदास का समय जो था वो 16वीं सदी का है, यानी ये सबसे पहले का है। राजा राम मोहन राय, तो जरा आप कोरिलेट भी करना सीखिए। राजा राम मोहन राय को अभी आपने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी कि 1828 के लगभग में। अब 1828 में ही यानी कि इनका वो समय था। अब दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में की थी, ठीक है। यानी कि इनके पहले राजा राम मोहन राय साहब आ चुके थे, यानी कि दयानंद सरस्वती। और विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी, तो विवेकानंद जी ने स्थापना की थी किसकी, रामकृष्ण परमहंस मिशन की। और वो कब की थी, 1897 में। यानी कि अगर एक कॉमन भी मेथड लगाइए तब भी आपको क्या मिल रहा है कि इसमें सबसे पहले स्थापना किसने की, तुलसीदास जी आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे राजा राम मोहन राय आ जाएंगे, और तीसरे नंबर पे दयानंद सरस्वती आ जाएंगे, और चौथे नंबर पे स्वामी विवेकानंद। यानी सही आंसर क्या हो रहा है हमारा, 1 2 4 3, यानी इसका आंसर बी सही होगा। बिल्कुल ठीक है। कई बार हम अपने जानकारी के अनुसार भी उसको तथ्य में, भले हमको उनका पूरा सन ना याद हो, लेकिन अगर उनके कामों का भी अगर कोई सन याद है तो उसके आधार पर भी हम अरेंज कर सकते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब महाराष्ट्र प्रार्थना समाज के प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जरा इसको समझ लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ये प्रश्न कई बार पूछ देता है कि आत्माराम पांडुरंग ने किससे प्रेरणा लेकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एक प्रश्न और पूछता है, कई बार विकल्प में आत्माराम पांडुरंग का नाम हटाकर महादेव गोविंद रनाडे का नाम लगा देता है। तो याद रखिएगा ये स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ये बाद में 1869 में ये इस संस्था से जुड़े थे, प्रार्थना समाज से जुड़े थे, ठीक है। यानी अगर स्थापना पूछेगा तब तो आत्माराम पांडुरंग ही देगा, और अगर ये पूछे कि प्रार्थना समाज से संबंधित है तब आप किसको ले लेंगे, महादेव गोविंद रनाडे भी ले लेंगे, अगर विकल्प में आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो, ठीक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ एक बात और जान लीजिए कि क्या जरूरत थी इस बनाने की प्रार्थना समाज की। तो ये जाति प्रथा के विरोध में, स्त्री पुरुष की आयु के संबंध में, और विधवा विवाह और स्त्री विवाह को शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। एक बात और याद रखिए कि यहाँ आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से मेरी आवाज आती है। कोई भी प्रार्थना करता है, जिसको भी अपना ईश्वर मानता है, चाहे वो भले ही नेचर को अपना ईश्वर क्यों ना मानता हो, तो उसके आत्मा से आवाज आती है। तो यहाँ आपको रिलेट कर सकते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इस प्रकार भी आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे। अब देखिए यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग नहीं है, अब ये कौन है, महादेव गोविंद रनाडे, जिनका शॉर्ट फॉर्म में एमजी रनाडे दिया, यानी हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज के संस्थापक किसको माना जाता है, तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने की थी, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब बात आती कि स्थापना किस सन में की गई थी, तो देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी। और एक बार और याद रखिएगा कि यह स्थापना इन्होंने लाहौर में की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे ये पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई कि देव समाज की स्थापना किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में, यहाँ विकल्प सी सही होगा। कह रहा है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी, ठीक है। और ये पूछेगा कि कब की थी, तो 1873 में की थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर ज्योतिबा फूले जी की एक पुस्तक भी बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछता है, गुलामगिरी, ठीक है। यानी कि अगर संगठन के तौर पे पूछेगा तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, और पुस्तक अगर कहे तो गुलामगिरी इनकी बहुत प्रचलित पुस्तक है, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए आ गया, कह रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि ज्योतिबा फूले जी हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किसका प्रमुख कार्यक्रम था, तो वही सत्यशोधक समाज, यानी यहाँ ऑप्शन बी होगा। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी, यानी यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। अगला है कि सत्यशोधक समाज के संगठित करने का किया था, किस कारण से इन्होंने किया था, तो ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन के तौर पर सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी। कब की थी, 1873 में, यानी 71 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, ठीक है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक धार्मिक सुधारों का ही विरोध कर रहे थे और रूढ़िवादिता का समर्थन कर रहे थे, तो उनका नाम है राधाकांत देव। अब जरा राधाकांत देव के बारे में भी समझ लीजिए कि राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो राधाकांत देव ने। कब की थी, 1830 में, और कहाँ की थी, तो बंगाल में की थी। और इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना कब की थी शिवदयाल साहब ने, तो ये स्थापना 1861 में की थी, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये शिवदयाल साहब हैं इनको तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इनको स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर यहाँ विकल्प में राधा स्वामी सत्संग के लिए शिवदयाल साहब की जगह पे अगर तुलसी राम होता तब भी सही होता, और अगर स्वामी जी महाराज होता तब भी सही होता, ठीक है। और स्थापना कब हुई, 1861 में, आगरा में, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, दे रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं? तो आपका सही जवाब होगा गोपाल हरि देशमुख को। इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और गोपाल हरि देशमुख के बारे में एक बात और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये 1880 में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में पूछ रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? तो 19वीं सदी के महान पारसी सुधारक किसको माना जाता है? तो वो बहराम जी एम मालाबारी को माना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इनका जन्म जो मालाबारी जी हैं, इनका जन्म हुआ था बड़ौदा में। ठीक है, और ये पारसी समुदाय से थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि 1891 में जो संपत्ति आयु अधिनियम आया था वो इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि मालाबारी जी के ही प्रयासों से 1891 का संपत्ति आयु अधिनियम आया था। और यहाँ पर पारसी सुधारक किसे माना जाता है? मालाबारी जी को, बहराम जी एम मालाबारी। डी ऑप्शन सही हो गया। अगला करा है कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही जिक्र किया है कि संपत्ति आयु अधिनियम, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 1891 में। किसके प्रयासों से आया था? तो बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से। यानी यहां आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उसका प्रधान संबल था कि समाज और धार्मिक सुधार, उनके सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यही रुक जाइए, यही पूरे प्रश्न का मूल लाइन है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना है वो 1887 में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो एमजी रनाडे, यानी पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे है, इनसे या रघुनाथ राव से संबंधित होगा। ठीक है, और आगे कह रहा है कि जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। ठीक है, अब कह रहा है 80 में कौन सही होगा? तो देखिए विकल्प सी में महादेव गोविंद रनाडे दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की जो स्थापना है वो 1887 में रनाडे साहब और रघुनाथ राव ने भी किया था। एक नाम और आपको याद रखना होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन किसके प्रवर्तक है? ठीक है, तो कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, शॉर्ट फॉर्म क्या? जीके गोखले। और स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। अगला है कि सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना कब की थी? तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी। और एनएम जोशी, इनका पूरा नाम क्या है? नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में की थी। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है कि सेवा समिति, तो सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो एच.एन. कुंजरू, इनका पूरा नाम क्या है? हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, ये भी सही है। अगला है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1903 में हुई थी। और इससे संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित चंदावरकर हैं और भंडारकर हैं। ठीक है, यानी कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर राजमुंद्री शब्द अलग लग गया है, तो राजमुंद्री जब लगा हो तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीरे सलिंगम द्वारा। किसके द्वारा? वीरे सलिंगम द्वारा, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1878 में। ठीक है, याद रखिएगा। और अच्छा हाँ, ये एक चीज और याद रखिए कि ये 1878 में की थी। प्रश्न में यहाँ पे 1871 दिया जो कि गलत टाइप है, ये 1878 होगा। ठीक है, आगे चलिए, यानी यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, ये इसका कारण क्या था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन हुआ था, इसके गठन का कारण ये था कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे वो सामाजिक सुधार नहीं रखना चाहती थी। ठीक है, इसलिए इससे अलग होकर इस संगठन बनाने का सुझाव दिया था। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही दिख रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए एक अलग बनाने का संगठन सुझाव दिया था। यानी 83 का विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1875 में। ठीक है, और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ की थी? बंबई में की थी। ठीक है, हमने आपको उसी समय कहा था
कि अब क्या हो रहा है, नया पैटर्न है कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी अब कथन में पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो उसको कुछ करना नहीं है, बस उसको रिकॉल रखना है बस, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उनके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ठीक है। अब जरा देखिए, बड़ा कठिन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। इन्होंने कभी भी वेदों को लेकर कोई इस तरह का कटाक्ष नहीं किया था, सीधी सी बात याद रखिए, ठीक है। तो याद रखिए, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये बिल्कुल सत्य है, यानी ये तीसरा सही है। और अभी हम आप लोगों ने पढ़ा था कि केशव चंद्र सेन ने किस आर्य समाज की स्थापना की थी, तो केशव चंद्र सेन ने किस आर्य समाज की स्थापना की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों को में काम करने के लिए सर्वोदय नामक समाज की स्थापना की थी, ये भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है, यानी हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कानून पारित हुआ था 1856 में। पहला कह रहा है कि धार्मिक असुविधा कानून, ये आज तक कभी पारित ही नहीं हुआ है भारत में, धार्मिक असुविधा कानून, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अगला है सती निषेध रेगुलेशन। अब सती निषेध रेगुलेशन कब आया था, तो आपको याद होगा कि सती निषेध रेगुलेशन के बारे में कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में किया गया था, ठीक है, यानी ये 1856 से संबंधित तो है नहीं। अगला देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसका संबंध 1856 में है, और एक नाम भारती का याद रखिएगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था। अगला है कि राज्य हड़पने का सिद्धांत, तो याद होगा आपने गवर्नर जनरल के लेक्चर में इस बात को क्लियर किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित किया था, और कब किया था, 1848 में किया था, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक ही तीसरा ऑप्शन सही है, और वो किसी विकल्प में नहीं है, इसका मतलब ये विवादित प्रश्न है, बिल्कुल सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 किसके प्रयासों से, ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी विकल्प ए सही होगा। अगला कह रहा है कि पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे के नाम से किस संदर्भ में जाना जाता है, तो डी.के. कर्वे ने स्त्री शिक्षा भी बल दिया था और विधवा पुनर्विवाह भी दिया था, ये भी डिस्प्यूटेड है। अगर बहुत क्लोजेस्ट जाना है तो स्त्री शिक्षा पर जाए, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि याद होगा आपको एक बात की चर्चा हम लोगों ने की थी कि जो 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किसका है, तो ये डी.के. कर्वे साहब को ही जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि डी.के. कर्वे ने ही 1899 में पूना में विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी, ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो ये विवादित होगा, और बहुत क्लोजेस्ट जाना हो तो सी जा सकते हैं, यानी यहाँ सी और डी दोनों सही हो रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता हासिल की थी, तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। हमने अभी पूर्व में कई बार इनका जिक्र भी किया था, ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। अब जरा 89 को देखिए, इनमें से कौन से सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है कि बेथ्यून कॉलेज के पहले ये सेक्रेटरी थे कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, इससे वो कोरिलेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रीलिम्स 2021 में पूछा हुआ आईएएस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, चलिए जांच लेते हैं। कह रहा है कि पहला कह 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सत्य है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 1856 के कानून के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये भी सही है। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है, कहाँ की थी, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, बंबई में की थी। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल गलत है, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है 1843 के एक्ट के 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था, तो याद होगा आपको कि 1843 में एलन बरो ने गुलामी यानी दास्ता प्रथा का उन्मूलन किया था। जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे तो इसको और इलेबोरेट करते हुए हमने आपको बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में इसको 1833 के चार्टर के तहत इसको गैर कानूनी कर दिया गया था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ 1843 में एलन बरो के समय में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुलामी प्रथा या दास्ता प्रथा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो याद रखिएगा 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था उसमें केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी विकल्प सी सही होगा। अब जरा 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को भी जान लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है और लोग प्रश्न गलत कर देते हैं। अब ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कह रहा है कि 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट में केशव चंद्र सेन ने तो सहयोग किया था। इसमें एक बात और यह जान लीजिए कि इसमें जो
न्यूनतम आयु थी विवाह की, इसमें लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी सही होगा। कर बाल विवाह की प्रथा को नियंत्रण करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट यानी 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या थी, तो 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 वर्ष थी, यानी यहां सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के प्रमुख संघर्ष करता थे। एक शब्द एक लाइन केवल संपत्ति आयु अधिनियम अभी पढ़ा हुआ आपका है, किसने किया था, पारसी जो समाज सुधारक थे, क्या नाम था इनका, बी.एम. मालाबारी। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी.एम. मालाबारी। ठीक है, आगे चलते हैं। कर शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की आयु न्यूनतम क्या निर्धारित की गई थी, तो क्रमशः बताइए। तो याद रखिएगा कि जो ये शारदा अधिनियम था इसके तहत लड़कियों की आयु क्या थी, 14 वर्ष और लड़कों की आयु क्या थी, 18 वर्ष। अब जरा एक बात यहाँ पे कोरिलेट करते हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पढ़ा, उसमें क्या आपने देखा, हमने आपको बताया कि इसमें न्यूनतम वर्ष क्या था, 14 वर्ष था लड़कियों की और लड़कों की 18 वर्ष था। इसके बाद हमने अभी आपको एक बताया था कि जो ये मालाबारी साहब थे, इनके प्रयासों से एक अधिनियम पारित हुआ था, वो कौन सा था, वो संपत्ति आयु अधिनियम था। ठीक है, इस संपत्ति आयु अधिनियम में जो बालिकाओं की उम्र थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और ये 1891 में पारित किया गया नेटिव मैरिज एक्ट के बाद। ठीक है, इसमें 12 वर्ष कर दी गई थी। इसी 12 वर्ष करने का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध भी किया था। ठीक है, और उसके बाद आया क्या, शारदा अधिनियम। कब आया, 1929 में आया। ठीक है, और इसमें पुनः कितने वर्ष हो गई, लड़कियों की 14 वर्ष और 18 वर्ष। यानी अगर एक लाइन में आपको कोरिलेट करना हो तो जो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में एज थी लड़कियों और लड़कों की 14 और 18 क्रमशः, वही आयु आपके शारदा मैरिज एक्ट 1929 में हो गई थी। ठीक है, और संपत्ति आयु अधिनियम में 12 वर्ष थी लड़कियों की। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। कर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने की थी। अब मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की ने इसकी स्थापना कहाँ पे की थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो रूसी ये थी, न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, और ये महिला जो थी वो रूसी थी, इनके साथ एक अमेरिकी अधिकारी भी थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम अल्काट था। ठीक है, और एक और थे क्वान। ठीक है, यानी कि आप इसको जरा समझ लीजिए एक बार। ऐसा था कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई और कहां पर हुई, न्यूयॉर्क में हुई। जैसे ही आपने 1875 का नाम सुना आपके दिमाग में तुरंत बात आ गई होगी, ये वही 1875 है जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तुरंत कोरिलेट कर दीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई और कहाँ हुई, तो न्यूयॉर्क में हुई। और किसके द्वारा की गई, तो यहाँ मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, ये कैसी कहाँ की थी, तो ये रूसी थी और इनके साथ अमेरिकी एक अधिकारी थे सैन्य, उनका नाम क्या था, अल्काट, और एक क्वान थे। ठीक है, ये आपको हो गया। और इसके बाद अगर भारत में इसकी भूमिका पूछा जाए तो 1882 में मद्रास के अडियार में इन्होंने अपना मुख्यालय खोला था और बाद में इसमें एनी बेसेंट भी जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो आप बताइएगा कि प्राचीन हिंदू धर्म में जो लोगों का आत्मविश्वास था उसको पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य था। यानी यहाँ पे विकल्प ए सही हो जाएगा और हमने इसको पूरा होलिस्टिक रूप में इसको एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यतः किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर सीधा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, एनी बेसेंट द्वारा। अभी हमने चर्चा भी कर दी थी आपको। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो देख लीजिए। करा कि राजा राममोहन राय, तो राजा राममोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से बिल्कुल सही है और स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 को, कहाँ पे, कलकत्ता में। रिकॉल करते चलिए जो भी फैक्ट पढ़े हैं। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1875 में, कहाँ हुई थी, तो बंबई में हुई थी। अगला नाम है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कब की थी, 1897 में, कहाँ, बेलूर कलकत्ता में। अगला नाम है महागोविंद रनाडे। ठीक है, तो रनाडे साहब तो इससे थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है, यहाँ एनी बेसेंट रहता तो सही रहता। ठीक है, तो यानी थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, तो अब अगर ये पूछ दिया जाए कि अभी रनाडे साहब का संबंध किससे था, तो रनाडे साहब ने प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं की थी, यानी ये उसके संस्थापक नहीं थे, लेकिन बाद में उससे जुड़ गए थे। ठीक है, यानी प्रार्थना समाज होता तो एक बार को कोरिलेट किया जा सकता था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 100 का आंसर डी होगा। अगला देखिए, उसी तरह का मैचिंग है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, बताइए, रनाडे साहब द्वारा। स्थापना नहीं, यानी ये उससे कोरिलेट कर रहे थे। ठीक है, अब अगला दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद। और अगर यहाँ प्रार्थना समाज की स्थापना कहता तो यहाँ कौन हो जाते, आत्माराम पांडुरंग हो जाते। ठीक है, जो विकल्प में नहीं था तो हमने आपको बताया था, रनाडे जी को आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आप मैचिंग कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, चलिए देख लीजिए। कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना राम ये गलत हो गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना झटके में आप रामकृष्ण परमहंस मत मार दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी बी यहाँ विकल्प गलत है, यानी हमारा आंसर होगा ये सुमेलित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, यानी इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, आप थोड़ा सा स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ये कई बार रिवाइज हो चुका है। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ठीक है देख लीजिए। करा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है, प्रार्थना आत्मा से होती है। आत्मी सभा की स्थापना, तो याद रखिएगा आत्मी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं 1815 में की थी। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो केशव चंद्र सेन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगला है कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीदास ने की थी, तुलसी राम ने की थी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही, आगरा में की थी। और हमने आपको समय एक बात और बताई थी कि अगर तुलसी राम की जगह पे शिवदयाल साहब लिखा रहे या स्वामी जी महाराज रहे तब भी ये आपका सही होगा, राधा स्वामी सत्संग से, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर कलकत्ता में हुई थी, हमने आपको बताया था। और किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ये भी कोरिलेट करते हुए चलिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी। और कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में दयानंद सरस्वती जी ने। और नदवा उल उलमा की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन सही हो गया यहाँ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिवेशन का विरोध किया था, ठीक है, तो यानी पूछ रहा है कि जूरी अधिवेशन का विरोध किसने किया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये राजा राममोहन राय ने जूरी एक्ट का विरोध किया था। अब जरा जूरी क्या है ये एक्ट, इसको समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। 1826 में जूरी एक्ट पास हुआ, इसमें यह दिया हुआ था कि जो हिंदू और मुस्लिम जो जजेस हैं उनकी सुनवाई तो यूरोपीय जजेस करेंगे, लेकिन यूरोपीय जजेज या ईसाइयों की सुनवाई जो है वो हिंदू और मुसलमान नहीं करेंगे, यही ओवरऑल इसका मतलब था, ठीक है। इसका राजा राममोहन राय ने कहा था कि ये आप जातिगत या धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया था, यानी 105 का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आप किसके साथ को रिलेट कर देंगे, दूसरे महादेव गोविंद रनाडे के साथ। और इसकी स्थापना पूछेगा तो किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग, और बाद में गोविंद रनाडे उनसे जाके समाज से मिल गए थे। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान है। मैं बार बार चीजों को रिलेट कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए इसमें से, ठीक है। आगे चलिए, इसका विकल्प क्या होगा, सी सही होगा। अगला देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, आपका जवाब क्या होगा, बी सही होगा। अगला देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपने पढ़ा है करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो आपने पढ़ा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, कब की थी, 1839 में की थी। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, ये बिल्कुल सही है। और पूछेगा कहाँ की थी, तो पूना में की थी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सही सुमेलित कौन है, तो डी वाला सही सुमेलित है। अगला देखिए, कह रहा है कि MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये किसके सदस्य थे, ठीक है, तो ये किसके सदस्य थे, तो ये तीनों लोग सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पूना में स्टैब्लिश की थी, ये उसके सदस्य थे, कौन, सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, यानी 109 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हिंदी में भारत सेवक मंडल कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की थी, तो अभी हमने आपको बताया 1905 में की थी, कहाँ की थी, पूना में की थी, यानी यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत सेवक समाज यानी वही किसकी, जो अभी हम लोगों ने बात की है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यहां पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे, यानी यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि आपको मुकुंद राव पाटिल के अलावा कभी शंकर राव जाधव दिखे तभी आपका वो विकल्प आप टिक कर दीजिएगा, यानी आप याद रखिए कि बहुजन समाज के संस्थापक में मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव का नाम आता है, ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नडार, यानी नडारों के मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे चलिए, कह रहा है किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य
की भी उपाधि मालूम है। और ये कह रहा है कि भगवान अगर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मान रहा। यानी अस्पृश्यता का मतलब जो छुआछूत को अगर अलाउ करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को एक और उपाधि दी गई थी बेताज बादशाह की, यानी लोकमान्य और बेताज बादशाह के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर बी होगा। अगला देखिए, मैच करने के लिए दिया हुआ है, चलिए मैच कर दीजिए। कह रहा है कि राम, अच्छा सूची 2 से चला जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये केशव चंद्र सेन ने कहा था, ठीक है। यानी अगर आपको पहले को सुमेलित करना होगा तो बी से सुमेलित कर दीजिएगा। अब दूसरा देखिए, कह रहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों से संस्थापित धर्म से की। ये किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने, यानी सी का आप 2 से मिला लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि ईश्वर के कई हो सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस, हाँ विकल्प डी में हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्ध रूप उपनिषदों में निहित है। ये शब्द किसने कहा था? तो ये राजा राममोहन राय ने कहा था। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अब इससे मैच कर लेंगे तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि प्रार्थना समाज, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है क्या कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, उसी का नाम शॉर्ट फॉर्म लिखा है ए पांडुरंग, यानी ये सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, अब यही देखिए इसके बारे में हमने डिटेल आपसे बात कर रखी है। और ये राजा राममोहन राय तो बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया, यही हमारा आंसर होगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यंग बंगाल आंदोलन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन, तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना, तो याद रखिएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अंबेडकर साहब ने की थी, ठीक है। यानी कि ये ज्योतिबा फूले ने नहीं की थी, ठीक है। तो ये बी गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट, हमने आपको ये बताया था कि ब्लाउटस्की के साथ साथ अलकाट भी थे, ये अमेरिकी सैनिक अधिकारी थे। अगला है कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना, तो सैयद अहमद खान ने की थी, ये यहाँ पर गलत कौन सा है? बी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अभी ज्योतिबा फूले का जो पढ़ा था, वो किसकी स्थापना, ज्योतिबा फूले जी ने किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने स्थापना सत्यशोधक समाज की थी, ठीक है। और बहिष्कृत हितकारिणी पूछेगा तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। आगे चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसकी स्थापना है? तो ये इस प्रकार के प्रश्न बिहार में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जरा देख लीजिए कि कौन किसकी स्थापना किया था। पहला दिया है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। यंग इंडिया, तो गांधी जी ने। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी। और रहनुमाई मजदेवसन की स्थापना किसने की थी? तो नौरोजी फुरदोंजी ने की थी। यानी ये एक नया जुड़ गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। रहनुमाई मजदेवसन ने की स्थापना नौरोजी फुरदोंजी ने की थी, यानी कि यहाँ पर विकल्प बी सही दिख रहा है, ठीक है। आगे चलिए, कह निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीण है? तो यहाँ विकल्प में तीनों लोग, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय, तीनों लोग संस्कृत के विद्वान थे, यानी यहाँ विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थक था, ये हमने चर्चा में आपसे बताया था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये बिल्कुल सही है। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये भी सही है, यानी यहाँ पर तीनों आपके विकल्प सही होंगे, ए बी सी, यानी 1 2 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है, ठीक है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में अपनी सहायता दी। यानी इनका मेन उद्देश्य था कि राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, इनका क्या था? देशभक्ति की थी, ठीक है। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना का विकास किया। यानी ये तो अपने समाज की कुरीतियों के खिलाफ बात कर रहे थे, उसको सही करने की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे थे, सती प्रथा के अंत की बात कर रहे थे। इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन तीनों ने क्या? देशभक्ति की भावना से विकास में सहायता की, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। एनी बेसेंस थियोसोफिकल सोसाइटी संबंधित है, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। अगला है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, गलत। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित है? तो कह रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग,
ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। यही अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग भारत में आगे चल के आपको हरिजन सेवक संघ के रूप में मिलेगा। तो यानी और हरिजन सेवक संघ से महात्मा गांधी का संबंध है ही, तो यानी ये सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती, यानी ये बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित किसका है? रामास्वामी नायकर का है, ये बिल्कुल सही है। और एक फैक्ट और जान लीजिए कि आत्मसम्मान आंदोलन जो था वो तमिलनाडु में चला था, यानी यहाँ पर हमारे तीनों सही है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा 1 2 3 हो जाएगा, यानी हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर साहब थे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि दारुल उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा मौलाना शिबली नुमानी ने दारुल उल उलूम की स्थापना की थी। और कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। और अगर पूछेगा कि कब की गई थी, तो 1898 में की गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसके परामर्श पर की गई थी, तो ये परामर्श पर की गई थी शिबली नुमानी के। वही स्थापना में शिबली नुमानी आपका ऑप्शन भी दिया है, यानी 129 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखिए, देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा जो देवबंद आंदोलन है ये 1866 में आरंभ हुआ था और ये यूपी के देवबंद में हुआ था। और इसका जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये कासिम अल ननौतवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी अगर आपसे देवबंद से कोरिलेट करना हो तो कासिम अल ननौतवी को आप कोरिलेट करेंगे 1866 में देवबंद से, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो याद रखिएगा कि जो 1924 में तारकेश्वर आंदोलन था वो मंदिर में भ्रष्टाचार के खिलाफ था, ठीक है। यानी यहाँ पे विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि हाली पद्धति से संबंध किसका है? तो हाली पद्धति से जो संबंध है वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका विकल्प 132 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 133 प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। जरा इसके एक बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक मित्र मेला की स्थापना की थी। और 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? अभिनव भारत समाज कर दिया। तो ये आपने इसके बैकग्राउंड को भी समझ लिया, यानी कभी मित्र मेला से भी कोरिलेट करना हो तो आप विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर को कोरिलेट कर देंगे। और अभिनव भारत जो नाम समाज का दिया वो दिया विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में, ठीक है। यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज यहीं पर ये पूरा मतलब चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने व्याख्या सहित किए और एक विस्तृत चर्चा की। और ये वो पोर्शन है जहाँ अधिकतर गलतियाँ होती हैं, इसलिए जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ विस्तृत तौर पर इसकी अच्छे से कोरिलेट भी किया गया, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा आपका सेशन, और अच्छा लगा तो आप इसका पूरा सदुपयोग करिए, ठीक है।